शो में। मुल्क की मईशत की बहरानी कैफियत खत्म, वजीर खजाना का दावा क्या हकायक के बरक्स। कैसे भी हालात रहेंगे, मियां तेरे साथ रहेंगे। हमजा शहबाज पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात, एक और अहम मुल्जिम की गिरफ्तारी। जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ्त, 2 मुल्जिमान गवाह बनने को तैयार। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। मईशत के हवाले से आज हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आई। स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है लेकिन इंडिकेटर्स और नंबर्स पॉजिटिव आना ताहाल शुरू नहीं हुए। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा है कि हम आईसीयू से बाहर आ चुके हैं, स्टेबलाइजेशन के फेज में आएंगे और जो बुरा वक्त था या फिर जो वक्त ऐसा था जो खराब था वो टल चुका है, बहरानी कैफियत से हम निकल चुके हैं। जो बयान मुस्बत सामने आया है उसका असर क्या पड़ा है, असल बात वो है। तो फाइनेंस मिनिस्टर का जो बयान असद उमर साहब पहले वो सुनाते हैं और उस बयान को किस तरह मार्केट ने ट्रीट किया है, यानी मेरी मुराद मार्केट से यह है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स ने किस तरह ट्रीट किया है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन पहले असद उमर साहब ने जो फरमाया है उन्हीं की जबानी पूरा इस फेस को समझते हैं, क्या कहा है उन्होंने। हमें जो फौरी तौर पर फैसले करने की जरूरत थी वो फौरी फैसले वो नहीं थे कि जिससे मैं इस सफर का आगाज करूं और मैं लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ की तरफ जा चुकूं। हमें तो उस वक्त आईसीयू में जो मरीज मिला था, उस आईसीयू में लेटे हुए मरीज को ऑपरेशन करके उसकी जान बचाना थी और उसको कम से कम वापस एक नॉर्मल वार्ड के अंदर तो लेके आना था। अल्हम्दुलिल्लाह वो फैसले भी हो गए। बड़े बड़े मईशत के एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा, हमें कुछ ने डराने के लिए कहा, कुछ ने नेक नियति से कहा कि अगर फौरी तौर पे आईएमएफ के पास नहीं जाओगे तो नहीं बच सकते। लेकिन कौम ने देखा, दुनिया ने देखा, हमने वो फैसले किए, उनसे बेहतरी आई, आईसीयू से मरीज निकला और अब पाकिस्तान की मईशत का क्राइसिस का फेज खत्म हो गया। हाँ, स्टेबलाइजेशन के फेज में हम अभी भी हैं। असद उमर साहब ने कहा तो कि जो क्राइसिस का फेज है वो खत्म हो गया, लेकिन स्टेबलाइजेशन का फेज है अभी, जो शायद साल या 1.5 साल का अरसा मजीद जारी रहेगा। लेकिन इसके बावजूद अगर आज हम आपको बताएं कि मिसाल के तौर पे एक इंडिकेटर होता है कॉन्फिडेंस के लिए, आप इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस उससे गेज कर सकते हैं, वो स्टॉक मार्केट है। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो रियलिटी टर्म्स में रिफ्लेक्ट करता है कि क्या माशी कारकर्दगी है, लेकिन लोगों का क्या इस पर एहसास है, लोग क्या सेंटिमेंट्स रख रहे हैं, लोग क्या कॉन्फिडेंस रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, उन तमाम मेजर्स के ऊपर कोई खौफ है इन्वेस्टर्स में अभी भी, उसका अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं। आज सेलिंग प्रेशर रहे और आज स्टॉक मार्केट 37,000 का जो नफ्सियाती हद यानी उससे भी नीचे आ गया, जो कुछ दिन केवल 38,000 पे था, 37,000 पे आया और उससे नीचे 36,000 पे तकरीबन 600 पॉइंट्स कमी के साथ बंद हुआ। अगर इस चेंज को देखा जाए तो ये 1.62%, 1.62% का जो इंट्राडे आप कह सकते हैं क्लोजिंग में जो चेंज रहा है, ये हमें आता हुआ नजर आया। ये तो मामला माशी है कि क्या इंपैक्ट पड़ा फाइनेंस मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू का, या जब उन्होंने कहा कि हम बहरान से बाहर आ चुके हैं, लेकिन शायद इंटरप्रेट इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी नहीं किया। इससे पहले एडीबी ने कहा कि हम माशी तौर पे रफ्तार तरक्की की स्लो रहेगी, फिर वर्ल्ड बैंक ने भी हमारी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, स्पेसिफिकली जीडीपी ग्रोथ रेट के हवाले से जो एक्सपेक्टेशन दी है वो इतनी खुशाइंद नहीं है, इतनी हौसला अफजा नहीं है। इसके अलावा आज 2 इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में आपको बताते चले। हमजा शहबाज के हवाले से, हमजा शहबाज पर लगने वाले स्पेसिफिकली मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम के हवाले से एक अहम गिरफ्तारी हुई और यह गिरफ्तारी मैनेजर रमजान शुगर मिल की हुई, जिसका नाम मोहम्मद मुश्ताक है। और मोहम्मद मुश्ताक के ऊपर इल्जाम यह है कि इसने मुल्जिमान जो है हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज के लिए फ्रंट मैन का किरदार अदा किया। जाली तरसीलात के जरिए कमोबेश 50 करोड़ रुपए इब्तदाई तौर पर अपने बादअज़ा मुल्जिम सलमान शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल किए। नैब तहकीकात के दौरान ठोस शवाहिद की बुनियाद पर मुल्जिम के मुल्क से मुतवक्का फरार के पेश नज़र मुल्जिम का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की इस्तदा की गई थी और इसके बाद एक वफाकी इदारे ने इसको गिरफ्तार किया, इससे पहले कि यह मुल्क से फरार हो जाता। और यह गिरफ्तारी एसिड बियॉन्ड मीन्स केस के अंदर सामने आई है। इस गिरफ्तारी का असर क्या पड़ेगा?
इस पर बात आज प्रोग्राम में करेंगे और ये आदमी कौन, इस्तिलात में जाएंगे। लेकिन आपको ये बताते चलें कि आज एक और इंपॉर्टेंट केस की समाअत थी, जो था जाली अकाउंट्स केस, जहां दो मुलजिम खवातीन, एक का नाम नौरीन और एक का नाम किरण, जिन्होंने कहा कि वो वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं इस इंपॉर्टेंट केस में। इस इंपॉर्टेंट केस में आगे क्या होगा वो तो एक मामला जुडिशरी के पास है, सब्जेक्टिस है, लेकिन ये सियासी इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, इस पर हम जरूर बात करेंगे। और आपको ये सुना भी देते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत जो आज मौजूद थी समाअत में, उनकी जानिब से बशमूल आसिफ ज़रदारी साहब की जानिब क्या स्टेटमेंट सामने आई। लेट्स हियर दिस। महसूस ये कर रहे हैं कि ये वही जगह है जो आए थे पहले, जहाँ पे जी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फील करती है कि अगर केस वहीं पे ट्राई होता तो बेहतर था, क्योंकि अगर आप सूरी तौर पे देख लें, कानूनी तौर पे देख लें, तो जहाँ केस रजिस्टर होता है वहीं ट्रायल होती है। बहरहाल ये एक फैसला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी साहब ने फिर भी ये एक्सेप्ट किया। जरदारी साहब ने कहा नहीं, कोई नहीं आएगा, हम आराम से जिस तरह से पीसफुली हम हमेशा मुकाबला करते आए, हम कानून के मुताबिक करेंगे। तो पता नहीं ये पैनिक इन्होंने क्यों क्रिएट किया हुआ है। इस डरी हुई हुकूमत की कौन सी बात माने, ना ये माशी पॉलिसियों पे सच बोल रहे हैं, ना ये सियासी अमल पे सच बोल रहे हैं, ना ये अपनी नाकामियों पे सच बोल रहे हैं, और पब्लिकली खड़े होकर नारे लगा रहे हैं कि आए हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो आज बड़ा अहम सवाल है मईशत के बारे में, सियासत के बारे में, एहतसाब के अमल के बारे में, अहम तरीन गिरफ्तारियों के बारे में, रमजान शुगर मिल के मैनेजर की गिरफ्तारी के बारे में और जाली अकाउंट्स केस के बारे में। कुछ अहम हकाइक जो मजीद होंगे बेनकाब इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगी। कैसे भी हालात रहेंगे, मियां तेरे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठाएंगे। सबसे पहले एहतसाब की ही बात से शुरुआत करते हैं। शौकत बसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रुकन हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लाहौर में हमारे साथ है। राना अफजल खान साहब फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा, सीनियर रुकन हैं। उससे पहले वज़ीर मुमलिकत बराए फाइनेंस भी रह चुके हैं। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। बात एहतसाब की है, तो आज फिर एक गिरफ्तारी। राना अफजल खान साहब आपसे पहले पूछूंगा, सासाजात वाला केस है हमजा शहबाज, श्री सलमान शहबाज पर, इसमें कोई मोहम्मद मुश्ताक नामी शख्स की गिरफ्तारी हुई। इल्ज़ाम ये आप बेहतर समझते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग और ये दीगर इल्ज़ामात, STRs हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं, और इस मुलजिम पर जिसको गिरफ्तार किया गया है ये भागने की कोशिश कर रहा था मुल्क से। नैब की प्रेस रिलीज कहती है कि 50 करोड़ रुपए ये सलमान शहबाज साहब के अकाउंट्स में ट्रांसफर करने लगा था, या इसने कर दिए थे ट्रांसफर, और इसे गिरफ्तार किया गया। और ये शरीफ जो मिल्स हैं, जो रमजान शुगर मिल्स हैं, वहां से इसका ताल्लुक जोड़ा है नैब ने। आपकी इत्तलात क्या है और आपका क्या कहना है इस बारे में? ये कौन लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या मामला है ये कोई उमनी ऐसा केस तो नहीं बन रहा है एक और? राना साहब देखिए, जो भी शख्स जहाज में बैठ के मुल्क से बाहर जाता है उसके बारे में कहा जा सकता है कि मुल्क से भाग रहा है। इनके पास सबूत होना चाहिए था कि अगर इनके पास सबूत थे तो उस चीज का क्यों इंतजार कर रहे थे कि वो जहाज में बैठ रहा है जी। ये जो सारी चीज मशकूक है कि आखिरी वक्त तक ये इंतजार कर रहे हैं कि अगर कोई बंदा मुल्क से बाहर जा रहा है फिर ये कहते हैं जी भाग रहा था, हमने पकड़ लिया। तो इतना अरसा क्या कर रहे थे कि हमजा साहब के ऊपर जो केस चल रहा है, शहबाज शरीफ साहब के केस चल रहा है, कब से चल रहा है? आज एयरपोर्ट के ऊपर इनको सारे सबूत याद आ गए। तो ये आप देखें कि पाकिस्तान की हुकूमत ने बरतानिया के हुकूमत को अल्ताफ हुसैन के बारे में शिकायत की, उन्होंने हमारी हुकूमत की शिकायत को नहीं माना। उनकी स्कॉटलैंड यार्ड की टीम कराची आई हुई है और वो लोगों से पूछ रही है कि क्या उसकी तकरीर इश्तियाल अंगेज थी। ये होते हैं ह्यूमन राइट्स, क्योंकि उनको पता है कि अल्ताफ हुसैन कहीं भाग के नहीं जा रहा, वो वहीं पे बैठा हुआ है। उसको गिरफ्तार वो उस वक्त करेंगे जब उसकी जरूरत होगी। यहाँ पे हमजा साहब रोज पेश होते हैं, कोई एक पेशी उन्होंने मिस नहीं की, लेट नहीं हुए, मुल्क के बाहर से वापस आ गए। लेकिन वो जो फौज में एक टर्म यूज होती है ट्रिगर हैप्पी, हमारी जो नैब है ये अरेस्ट हैप्पी है, और ये जब तक अरेस्ट नहीं कर लेते लोगों को इनकी तसल्ली और तशफ़ी नहीं होती। और एक आखिरी बात करूं कि आज एक तरफ तो हमारा वज़ीर खजाना और पाकिस्तान हुकूमत कहती है कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करने वाला है, दूसरी तरफ हमारा बीमार वज़ीर आज़म कहता है ओहो हुदैबिया का फैसला ना होता तो मेरे दुश्मन जेल में होते। उधर जंग लगी हुई है, इसको हुदैबिया की पड़ी हुई है।
ये है जो जिद और जो एक जिस को जिद करने के लिए जा रहे हैं, ये माहौल है जिसके अंदर आज पाकिस्तान खड़ा है। और आज काबिल शर्म बात है कि 600 पॉइंट एक दिन में आपकी स्टॉक एक्सचेंज गिर गई है। अच्छा, हमारे साथ सेनेटर बहरमन तंगी साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको भी खुशामदीद कहते हैं। लेकिन राणा साहब, मैं इससे पहले कि बसर साहब का भी ओपिनियन इस बारे में लूं, बड़ा अहम है, और तंगी साहब से भी हम गुफ्तगू का आगाज करें। ये जो 50 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन है, आपका ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि एयरपोर्ट पे गिरफ्तार करना या एकदम सबूत आ जाना, इस पर आपको शुक्र शुबात है। लेकिन आप बेहतर फाइनेंस भी समझते हैं, ये जो केस है इसके अंदर तो बाकायदा नैप ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड्स दिखा रही है, जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, जो एसटीआर्स हैं, जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने एसटीआर्स नैप को फॉरवर्ड किए हैं। जैसे 50 करोड़ रुपए अगर ये कह रहे हैं तो दिस इज नॉट के कोई एसेट है जिसकी बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू पे उन्होंने ले लिया, जिसको आप कह सकते हो कि नहीं ये किसी और के नाम था। या अगर बैंक स्टेटमेंट्स हैं नैप के पास और वो बैंक स्टेटमेंट बता रही है कि एक ट्रांजैक्शन हुई है, वहां तो उसको आप ठोस शवाहिद कह सकते हैं राणा साहब। फाइनेंशियली स्पीकिंग ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होता। मैं इंतजार करूंगा कि इसके ऊपर जजमेंट आए। देखिए, मैं ट्रांजैक्शन है, कंपनी की है, जाती है, ऑफिशियल है, इलीगल हैं। अगर इलीगल होंगी, हम कब कह रहे हैं एहतसाब ना करें? हम कह रहे हैं एहतसाब करें, लेकिन एहतसाब करना आना चाहिए। आपके मुल्क में बरतानिया की एजेंसी एहतसाब कर रही है, नजर आ रहा है, अल्ताफ हुसैन का एहतसाब हो रहा है, लेकिन यह नहीं कि उसको सकों पे घसीट रहे हैं। ठीक है। अच्छा, बसा साहब, आपसे आपकी तरफ आते हुए, ये असद उमर साहब कहते हैं कि हालात अच्छे हो गए, और वो बात जो कह रहे हैं आप दिल से मान रहे हैं इस बात को? क्योंकि यहां स्टॉक मार्केट भी नहीं मान रही दिल से उस बात को, लोगों से हम बोल रहे हैं तो लोग भी हंसते हैं उस बात पे कि हम बाहर आ गए क्राइसिस से, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है रोज ब रोज, माशी हालात भी हमें नजर आ रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं, तनख्वाहें लोगों की कम हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है? आप दिल से मानते हैं असद उमर साहब ने जो आपको कहा है कि क्या ये वाकई में सही है सब कुछ? दिल से आप तस्लीम करते हैं? फैजान, बात ये है, फैजान बात ये है सैफान, कि जब आपने 30,000 अरब कर्जा पहुंचा दिया मुल्क का, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज हो, मुल्क दिवालिया होने जा रहा हो, तनख्वाहें देने के लिए आपके पास पैसे ना हो, और माजी की हुकूमत ने, खास तौर पे मुस्लिम लीग नून ने, सारे पैसे अपनी 5 बर्रे आजमों में जायदादें बनाने में लगा दिए गए हों, अपने कमीशन में उड़ा दिए गए हों, मनी लॉन्ड्रिंग में उड़ा दिए गए हों, लल्ले तलल्लो में, कोई लाल बस में, कोई खट्टी ट्रेन में कमीशन में खा लिए हों, तो मुझे बताएं, जब इन हालात में पाकिस्तान हमें मिला, क्योंकि नून लीग को पता था कि इस दफ़ा हम लोग नहीं जीत पाएंगे, जो जुल्म इन्होंने पाकिस्तान की आवाम पे किया था, जो इनकी पॉलिसीज थी, और वही हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मुल्क हमारे पास आया तो हमने ये फैसला किया कि पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं उनको रिफॉर्म्स करना है, उन इंस्टीट्यूशंस की रिफॉर्म्स करनी है। सबसे पहले मैशियत का मामला था, इकानमी। देखें, मैं समझता हूं अगर पाकिस्तान की मैशियत ठीक नहीं होगी, सारे मामला ठीक नहीं चल सकेंगे। अगर हमारे पास पैसा होगा तो तमाम पाकिस्तान के मामलात, पाकिस्तान की आवाम के मामलात बेहतर होंगे। उसके लिए आप ये अंदाजा करें, सबसे पहले हमने स्टेप ये लिया कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के पास गए, और इस 8 महीने के मुख्तसर अरसे में हमारे जो बेहतरीन दोस्त ममालिक हैं वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर दौरे किए हैं, और उनके असरात कुछ टाइम तक आएंगे। अब IMF का जहाँ तक मामला है, आप अंदाज़ा कीजिए, अगर पाकिस्तान की इकानमी बेहतर होती तो इसहाक डार जो इश्तहारी हो चुके हैं, लूट लाख के पाकिस्तान को जाके लंदन में बैठ गए हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं और पाकिस्तान में नहीं आ रहे हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। हम असल में झूठ की गेम नहीं खेलना चाहते, हकायक कौम के सामने रखे हैं। आप अंदाजा ये करें, जो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, उनका लीडर करप्शन में, लूट मार में अदालत ने फैसला दिया है और वो जेल काट रहे हैं। इसी तरह आज हमजा शबाश को देख लीजिए, 85 अरब, सुने बिल्कुल ठीक है, आप क्या बात कंप्लीट करें, 85 अरब के इल्जामात हैं। और फिर एक और मेरी एक दुआ और भी है कि जिस तरह हमजा शबाज शरीफ के वकील को हफ्ते वाले दिन, छुट्टी के दिन सिर्फ खुली अदालत नहीं मिली, बल्कि सस्ता और फौरी इंसाफ मिल गया। आओ मेरे साथ मिलकर सब दुआ करें कि या अल्लाह पाकिस्तान के तमाम लोगों को ऐसी अदालतें मिले और ऐसे मुंसिफ मिले। बस मैं अनफॉर्चुनेटली जो नैरेटिव आपका है वो बिल्कुल आपके पार्टी का नैरेटिव है कि इस वक्त करप्शन और ये तमाम चीजें, आप जब ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं रिफॉर्म, तो बस ऐसा बड़ा दिल को इस पर तकलीफ उस वक्त पहुंचती है। जो रिफॉर्म है इसका शायद गलत इस्तेमाल आप भी और साबका भी हुकूमत है। सर, रिफॉर्म मेरी नजर में तो वो होता कि आप बजाय गरीबों के पेट्रोल की कीमतें और गैस की कीमतें और पेट्रोल और बिजली और तमाम चीजों की कीमतें
बढ़ाने के बजाय जिससे उन पर असर पड़ता, आप अमीरों की जेबों पे हाथ डालते, आप उन लोगों की जेबों पे हाथ डालते जो टैक्स नहीं देते इस मुल्क में। फिर आप कहते हैं कि हम रिफॉर्म कर रहे हैं, ये इनकलाब या इस्लाहात हैं। ये इस्लाहात नहीं है जो आप कर रहे हैं, आप तो उन्हीं गरीबों से जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं और टैक्स ले रहे हैं। ये इस्लाहात नहीं है, ये तो वही चीज है जो पिछले 20-25 साल से पाकिस्तान में होती आ रही है अनफॉर्चुनेटली। बस साहब ये कौन सा रिफॉर्म है, आप मुझे बताएं। सैफान, आपने वैलिड क्वेश्चन उठाया है, मैं फिर इसमें अर्ज करूं, मैं कोई अगर मगर वाला आदमी नहीं हूं, मैं गली कारकुन का, मोहल्ले का लेवल का कारकुन हूं। दुरुस्त बात है कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगार बढ़ी है, पहले से बिजली महंगी हुई है, सुई गैस महंगी हुई है, आम जरूरत जिंदगी महंगी हुई है। लेकिन मुझे एक बात बताइए सैफान, किस तरह आप 70 साल के हुक्मरानों की जिम्मेदारी नहीं ठहराएंगे और 8 महीने के जो लोग हैं हमारी जिम्मेदारी बनाएंगे? हमने क्या किया है? नहीं, मैं जिम्मेदारी नहीं बना रहा साहब, जो शुरू मैं कह रहा हूं लफ्ज इस्तेमाल जो कर रहे हैं आप, वो लफ्ज गलत है। आप उसको कुछ और कह लें, आप रिफॉर्म खुदा के वास्ते ना कहें, क्योंकि आप एक तो कीमतें बढ़ा रहे हैं और उसके ऊपर उसको रिफॉर्म कह रहे हैं, तो उससे डबल तकलीफ हो रही है। आप ये कहते हैं कि हम महंगाई में इजाफा कर रहे हैं आम आदमी के लिए, आप उसको रिफॉर्म तो ना कहें सर, इसका नाम तो ना तब्दील करें जी। आप महंगाई करें लेकिन नाम तो उसका दुरुस्त लें। सुन ले, हमने एक टारगेटेड सब्सिडी देने जा रहे हैं, एक्सपोर्टर्स को देने जा रहे हैं सर। आप शुरू किया है, जो ऑलरेडी अरबपति हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, आप उनको सब्सिडियां दे रहे हैं, आप उन्हीं को रिफॉर्म्स दे रहे हैं, उन्हीं के लिए सब्सिडी सारी आ रही है। आम आदमी के लिए कौन सी सब्सिडी दी है आपने अभी तक सर? सैफान मेरी बात सुनिएगा, जो 80 अरब का एहसास प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, जो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो हैव नॉट्स हैं, जो बुनियादी जरूरत जिंदगी पूरी नहीं कर सकते, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, बिजली का मसला है उनके लिए, तालीम का मसला है, सेहत का मसला है, पीने के साफ पानी का मसला है, ताकि उनको हम टारगेट करके उनको आसानी पहुंचाएं। और जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनको हम नेट टैक्स में लेकर आएंगे, और उसके लिए हमने काम शुरू कर दिया है। ये जो एमनेस्टी स्कीम हम देने जा रहे हैं, उसका मेन फोकस ही ये है कि जिन लोगों ने पैसा घरों में छुपाया हुआ है वो बाहर लेके आ जाएं। अगर वो बाहर नहीं लेकर आएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि जितने जितने आपको अरबपति और खरबपति नजर आ रहे हैं, या ये जेलों में होंगे या ये अपना टैक्स अदा करेंगे। ये नहीं हो सकता। बड़ी खूबसूरत बात है एमनेस्टी स्कीम, वही एमनेस्टी स्कीम जिस पर हम सुनते थे कि तो चोरों को देकर आप लोग कर रहे हैं। खैर वो तो आप पहली ऑपोजिशन में कहते रहे। बहराबंद तंगी साहब, मैं सर अगर राणा साहब अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन वो है शो में और हमें उनको शामिल करना है, उनका वैल्यूएबल ओपिनियन पीपल्स पार्टी का भी शामिल करना है। कानून था कि अगर बाहर से कोई ट्रांसफर पैसे करता है तो उस पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आज अगर उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं तो इनकी एमनेस्टी स्कीम पे कौन यकीन करेगा? कौन यकीन करेगा? और बहराबंद तंगी साहब, आपके नजदीक जहां हम इस वक्त खड़े हुए, ये एहतसाब का जो अमल है, क्योंकि एक गिरफ्तारी आज ये रमजान शुगर मिल के हवाले से है, जिस पर राणा साहब कह रहे हैं कोई एयरपोर्ट जा रहा होता है तो उसको पकड़ लेते हैं, कहां से सबूत आ जाते हैं, सवाल उठा रहे हैं। दूसरा, अदालत में आपका जो वो जो केस है पीपल्स पार्टी का मनी लॉन्ड्रिंग, वो जो फेक अकाउंट्स वाला, वहां 2 मुल्जिमान गवाह बनने को तैयार हो गए। उस केस में क्या हो रहा है? जरदारी साहब कह रहे हैं कि मुझे पता है कि कहां पे, जहां पहले गए थे वहीं हम जा रहे हैं। क्या नजर आ रहा है? अडियाला का रास्ता है, लांडी जेल का रास्ता है, या कोई और ही जगह नजर आ रही है? क्या किस तरफ इशारा है जरदारी साहब का? बहरमन साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जो जरदारी साहब ने जो जाली मैंडेट के जरिए सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वजूद में आए हैं, तो पहले दिन से मेरे लीडर्स जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ओथ लेने का फैसला इसलिए किया था कि ये हुकूमत अपनी वक्त पूरी करे, एहतसाब इदारों को करने दे, चोरों को ज़रूर पकड़ ले, लेकिन इस पाकिस्तान का इकॉनमी का और फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क न करे। आज जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने 5-6 महीने पहले कहा था कि 18वीं तरमीम अगर आज भी मैं एक्सेप्ट कर लूँ तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो तमाम लोगों ने कहा कि 18वीं तरमीम ख़त्म करने का और न करने का क्या मसला है। तो उस दिन सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने एक दफ़ा फिर कहा कि 18वीं तरमीम की वजह से मरकज 700 अरब रुपए मकरूज है या 700 अरब रुपए कम मिल रहे हैं। तो ये वो बातें हैं जो जरदारी साहब आपको कह के आ रहे हैं। अगर लांडी जेल का रास्ता हो या अडियाला जेल का रास्ता हो, हम 51 साल से जो जनाब भुट्टो शहीद की जुडिशरी मर्डर हो चुका है, उससे लेके जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और बीबी के शहादत तक हमने इन रास्तों को देखा है। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स और लीडरशिप इन रास्तों को देखने के आदी हो चुके हैं। लेकिन हम समझते हैं कि आज एक तरफ फॉरेन मिनिस्टर
ये स्टेटमेंट दे रहे कि 16 और 20 के दरमियान हमला होने वाला है। दूसरी तरफ वो जो आपकी सिलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर है वो हदीबा पेपर मिल का मिसाल दे रहे हैं। हम समझते हैं कि इदारों को काम करने दे, एहतसाब अक्रॉस दी बोर्ड हो और सबका एहतसाब हो। आज जो पीएम 6 साल से फॉरेन फंडिंग के केस से भाग रहे हैं और अदालत में पेश नहीं हो रहे, उनके साथ जो सेक्रेटरी पीएम है वो यहाँ पर वो उसकी पीछे हो रही है। इस वक्त जो सिटिंग सीएम है, जो एक्स सीएम है, जो सिटिंग सीनियर मिनिस्टर है, उनकी इंक्वायरी चल रही है। तो हम समझते हैं कि क्या इस वक्त जो एहतसाब हो रहा है ये एहतसाब है या एहतसाब के नाम पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। देखिए, एहतसाब होना चाहिए जरूर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गुलाम इसाक खान ने भी एहतसाब किया था और फिर मेरी लीडर से माफी मांग के ओथ पी लिया था। सेनेटर सैफुर रहमान ने भी एहतसाब किया था। मेहरबान साहब, एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है। माफी भी मांगी। आपने इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन यानी फंडिंग करा दिया। सर, आई हैव टू टेक अ ब्रेक ओवर हियर। इस ब्रेक के बाद हम आते हैं तो कुछ मजीद अहम सवालात, कुछ अहम हकायक इन्हीं केसेस से मुताल्लिक अहम सवालात उठाएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। कैसे भी हालात रहेंगे, मियां तेरे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवाल हैं जो पहले इस बयान से मुंसलिक जो वजीर खजाना ने दिया है, और बड़ा अच्छा बयान है कि हम क्राइसिस से निकल आए हैं और अगला जो 1.5 साल है वो स्टेबलाइजेशन का फेज है। इसके बरक्स आलमी एजेंसीज, आलमी बैंक्स, आलमी इदारे क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारी जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 3.9% पर रख रहा है, वर्ल्ड बैंक उससे भी नीचे रख रहा है, और माली साल 2020 यानी अगले माली साल के लिए मजीद कम, और 2021 यानी माली साल 2021 में जाके वो कहता है कि बेहतरी आएगी। यही असद उमर साहब कहते हैं कि स्टेबलाइजेशन 1.5 साल रहेगी, उसके बाद बेहतरी आएगी। अब वाकई में 1.5 साल का अरसा है। राना अफजल खान साहब, आप मामलात को थोड़ा समझते हुए और अपनी सियासी और वैसी जो माशी बसीरत है उसे अवाम अगर देख रही है, आप तीनों से मैं पूछूं, पहले राना साहब आपसे, 1.5 साल में बेहतरी आ रही है, 2 साल में, या खुदा ना खास्ता बहुत टाइम लगेगा या बहुत जल्दी आ रही है? कब आएगी बेहतरी राना साहब? देखिए, बहुत टाइम लगेगा। उसकी वजह यह है कि जो हुकूमत के बयानात के ऊपर आप खुद देख लें कि आज उन्होंने बड़ा हौसला अफजा बयान दिया और उस बयान के बाद 600 पॉइंट आपकी मार्केट गिर गई, और ये नुकसान अरबों रुपयों का है। अरबों रुपयों का नुकसान है जो पाकिस्तान के अवाम का हुआ है। तो जब कॉन्फिडेंस का लेवल या ट्रस्ट लेवल हुकूमत के ऊपर खत्म हो जाता है और मार्केट इस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, तो बिल्कुल मुझे कोई उम्मीद नहीं कि ये हालात जल्दी से ठीक होंगे। अगर किसी ने कारखाना लगाना है तो वो जो 1 करोड़ का कारखाना लगता था, आज वो 1.5 करोड़ का भी नहीं बन रहा। तो जो कारोबार शुरू करने थे लोगों ने, महंगाई का ये आलम है, और फिर एक इनसिक्योरिटी है कि आप डॉलर ने आगे कहां जाना है जी। तो बिजनेस ने किस करवट बैठना है, इन्होंने एहतसाब का अमल, पकड़ दकड़, पैसा कहां से आया, ये सारी चीजें जो ये कर रहे हैं। अब ये एमनेस्टी स्कीम लेके आ रहे हैं, वो शायद ये चाह रहे हैं कि लोगों को ये बताएं कि हम अब तक गलत कर रहे थे, आगे को हम ठीक करेंगे। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अवाम को इनकी बात पे यकीन आ जाए और वो इनको ट्रस्ट कर लें। अभी तो एक डिस्ट्रस्ट है, एक डिसफंक्शनल हुकूमत है। राना साहब, आपने डॉलर का जिक्र किया, राना साहब आपने क्योंकि डॉलर का जिक्र किया, ट्रस्ट डेफिसिट का जिक्र किया, एक सवाल आपसे और इंपॉर्टेंट है कि एक फैसला हुआ है कि होल्डर्स और स्पेकुलेटर्स जो डॉलर के हैं उन पर कार्रवाइयों का फैसला हुआ है, एफआईए ने कार्रवाइयां की भी हैं। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है या ये कॉन्फिडेंस और एरोड हो रहा है इससे? आप टेक्निकली अगर आपकी नजर में क्या हो रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, मुझे समझ नहीं आती कि होल्डर्स कौन हैं। पाकिस्तान में जो लोग डॉलर खरीद के वो आप अपने डॉलर अकाउंट में रख सकते हैं। अब ये डॉलर के कौन से वो लोग हैं और जो ये खौफ की फिजा पैदा करेंगे तो डॉलर मार्केट से उड़ जाएगा, और जिन लोगों को जेन्युइनली डॉलर की जरूरत होगी, बिजनेसमैन को, उनको महंगा मिलेगा। तो ये चीजें इनकी समझ में नहीं आ रही। ये चीजें, जिस चीज को मार्केट से ये शॉर्ट करेंगे वो मार्केट में महंगी हो जाएगी और उससे आपकी डेवलपमेंट के ऊपर नेगेटिव असर आएगा। तो ये इनको सोच समझ के पहले सोचना चाहिए कि हमारा एक्शन क्या होगा।
और फिर यह भी सोचना चाहिए कि उस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा और रिएक्शन को समझते हुए अपना एक्शन प्लान करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले भी आपको मिसाल दी है कि मुल्क पे जंग के बादल हैं, ये हुदैबिया को रो रहे हैं, ये रो रहे हैं एहतसाब के ऊपर। आप इस माहौल के अंदर भी अगर पाकिस्तान की सियासी जमातों को आप इकट्ठा नहीं कर सकते तो फिर आप किस चीज के लीडर है, क्या करेंगे पाकिस्तान के? लेकिन राणा साहब बेसिक मसला अजम्पशन में है ना। बसा साहब कह रहे हैं कि आपकी वजह से कर्जा इतना बड़ा, आपकी वजह से मुल्क इस हाल में पहुंचा, आपकी वजह से मतलब आपकी जमात की हुकूमत की वजह से पहुंचा या आप दोनों की जमात की हुकूमत से पहुंचा। तो कहते हैं ज्यादा बड़े दुश्मन तो भारत से आपकी जमात के रहनुमा, जो मैं समझ रहा हूं वो ये कहना चाह रहे हैं कि इसलिए इतनी लूटमार हुई जो आज हम यहां खड़े हुए हैं। तो ज्यादा दुश्मन कौन हुआ बड़ा, वो इस अजम्पशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपको इस तरह ट्रीट कर रहे हैं राणा साहब? देखिए हौसलामंद जो लोग होते हैं, एक तो ये 23 को 30 पढ़ते हैं। आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स पढ़ें, 23,000 अरब था जिसको ये 30 कहते हैं, 30 पढ़ते हैं क्योंकि इनका लीडर 30 कहता है, उसको पढ़ना नहीं आता। तो अब ये जिस रफ्तार से इन्होंने कर्जा लिया है वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन अगर आप हुकूमत हैं और अगर आप मर्द हैं तो फिर हमारे से ज्यादा मुश्किलें आपको नहीं मिली। जब हम आए थे तो यहाँ पे दहशतगर्दी थी, पाकिस्तान में विजिटर भी नहीं आता था, बिजली 24-24 घंटे थी, कर्जों की हालत ऐसी ही थी। हमने तो नहीं चीखें मारी। आज इनको एक बेहतर मईशत मिली है, बेहतर हालात मिले हैं, लेकिन इनके बस की बात नहीं है। इनको ना उसकी, जिसको काम नहीं आता वो क्या करेगा, वो क्या कहेगा? वो यही कहेगा कि मैं तो काम जानता हूं, पहले वाले खराब कर गए हैं। इन्होंने कोई सोल्यूशन ढूंढा है? ये हमें ताने देते थे कि बिजली के ऊपर जो सर्कुलर डेट है वो चोरी की वजह से है। वो आज चोरी इन्होंने रोक ली। ये कहते थे 10 अरब डॉलर पाकिस्तान से चोरी होता है हर साल, हर महीने 1 अरब डॉलर होता है। आज 7.5 महीने में इनके पास 7.5 अरब डॉलर होने चाहिए। या इसका मतलब यह है कि ये भी चोरी कर रहे हैं। अच्छा, एक बात जो आपने भी और बहरमन साहब ने भी की है, बहरमन साहब को शायद आवाज जो है राणा साहब की नहीं आई, लेकिन उन्होंने भी और राणा अफजल खान साहब ने भी, बसा साहब जो एक बात की है वो एक बात कॉमन थी। वो कहते हैं कि हुदैबिया केस पर प्राइम मिनिस्टर साहब रो रहे हैं उस वक्त जब फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भारत 16 से 20 अप्रैल के दरमियान पाकिस्तान पर खुदा ना खास्ता फिर से हमलावर हो सकता है, एग्रेशन कर सकता है। तो आपके नजदीक बसा साहब, हुकूमत के नजदीक यानी आपकी ज्यादा प्रायोरिटी क्या है, भारत खुदा ना खास्ता हमला करे या हुदैबिया केस और ये वाले केसेस हैं? क्या आपकी डेफिनेशन में ज्यादा प्रायोरिटी रखता है आपके मैनिफेस्टो के मुताबिक? सैफान, पहली और आखिरी प्रायोरिटी भी पाकिस्तान है, पाकिस्तान है और पाकिस्तान है। अब हर महाज पे हमें जंग लड़नी पड़ रही है। राणा साहब ने एक बात सही कही कि वक्त लगेगा इन मामलात को ठीक करने में, क्योंकि 70 साल जिस मुल्क में सिर्फ लूटमार हुई हो, हुई हो, चोरी हुई हो, वहां पर अपने महल बनाए गए हों, अपनी जायदादें बनाई गई हों, तो वहां टाइम तो लगेगा। और दूसरी बात मैं आपको अर्ज करूं सैफान, देखें कितनी गुड गवर्नेंस थी इनकी। आज हमें जो इन्होंने 30 अरब कर्जा लिया है, डेली 600 करोड़ रुपया सूद अदा करना पड़ रहा है। मोटरवे कर्ज लेकर बनाई, फिर मोटरवे का कर्ज उतारने के लिए कर्ज लिया, फिर मोटरवे को गिरवी रख दिया। ये थी इनकी पॉलिसीज। अब बात ये असल में प्रॉब्लम कहां पे है वो राणा साहब ने क्लियर कर दिया। राणा साहब ये चाहते हैं और बाकी पार्टियां ये चाहती हैं कि ये जो एहतसाब हो रहा है, जो हमने लूटा है, जो करप्शन की है, वो बंद कर दें, हमें इत्माद में ले लें। देखें, इमरान खान का जो नारा था वो ये था कि जो भी करप्ट होगा, जो भी लूटमार करेगा, खा वो मेरी पार्टी में हो, खा वो बाहर हो, सबको पूछेगा नैब। आज नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, नैब इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है। हुदैबिया का बड़ा इनको परेशानी हो रही है। भाई हुदैबिया पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का एक स्कैंडल था जिसको बंद कर दिया गया। मैं कहता हूं कि आपको परेशानी क्या है? राणा साहब आप मेरे बड़े भाई और बहुत अच्छी बातें करते हैं, राणा साहब बहुत नीट एंड क्लीन पॉलिटिशियन है। मैं कहता हूं कि जब मैंने करप्शन नहीं की, राणा साहब ने नहीं की, किसी और ने नहीं की, खा वो हमसा है, खा कोई और है, फिर डर किस बात का? फिर शोर क्यों? फिर ये बैन क्यों डाले जा रहे हैं? भाई आप जाएं नैब में अपनी तहकीक तफ्तीश कराएं। अगर आप बेगुनाह होंगे तो आप फारिग हो जाएंगे। अगर आपने चोरी की हुई, डाका मारा हुआ, तो मियां नवाज शरीफ की तरह अदालत आपको जेल में कर देगी। बात तो सिर्फ इतनी सी है। सिर्फ ये प्रेशराइज ये करना चाहते हैं ये बातें करके कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब
प्रेशराइज करें नैब को, जिस तरह माजी में होता था। माजी में ये होता था कि नैब एक केस खोलता था, फिर वो मामला तय होते थे, नैब फाइलें बंद कर देता था। मेरे ख्याल से हमने एक बात कही है, खाबो आई एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आप ये शायद वो मसला जो आप कह रहे हैं कि वो इसलिए कर रहे हो, लेकिन ये सवाल जो मैंने उठाया था शुरू में वो इसलिए उठाया कि अवाम जानना चाहती है कि कितने जल्दी हम इस मसाइल के दलदल से निकल सकेंगे। राना अफजल खान साहब ने कहा मुश्किल है जी, हालात है जो आगे नजर आते हैं क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो गया। मैं ये लास्टली तगी साहब से, बहरमन साहब से भी मुझे पूछने दें। बहरमन साहब, एहतसाब तो होगा, सब होगा, हम इन मसाइल से कब निकलेंगे? अवाम ये पूछ रही है, आपके नजदीक कब निकलेंगे? 1.5 साल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है स्टेबलाइजेशन से फेज में आगे आएंगे। आपकी असेसमेंट क्या है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, क्या देखते हैं आप? अवाम को क्या बोलेंगे बहरमन साहब? देखिए, बात यह है कि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ पीपल्स पार्टी का, और 1980 से लेके 38 साल मैंने अपनी लीडरशिप से कुछ सीखा है। हमने हुकूमतें देखे हैं, और हुकूमत अहलकार जब टॉक शो पे आते हैं और एंकर उनसे पूछते हैं तो उसने हमेशा हुकूमत के नुमाइंदे ने अपनी कारकर्दगी बयान की है और अवाम को एक मैसेज दिया है कि हमने इतना किया है, इतना करने जा रहे हैं। हम वाकई 100 दिनों में हमने वो कुछ डिलीवर नहीं किया, हम अच्छी तरफ जा रहे हैं, आप हमारा साथ दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 8 महीनों में सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के नुमाइंदों ने टीवी टॉक शो पे आके कभी अपने 8 महीनों की कारकर्दगी नहीं बताई। उसने कोशिश ये की कि हम कंटेनर पे खड़े होके धरने में बैठकर वो तकारीर रिपीट करें। अभी मैं आता हूं आपकी सवाल की तरफ। देखिए, मेरी बात सुने, क्या प्राइम मिनिस्टर ने ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन ये नहीं कहा था कि मेरे पास ऐसी टीम है कि अगर मैं पीएम बन गया तो मैं 2 दिन के बाद, 2 महीने बाद नहीं, 100 दिन के बाद नहीं, 8 महीने 1 साल के बाद, ये 2 दिन के बाद मैं पेट्रोल की कीमत को 60 रुपए पे ले आऊंगा, मैं डॉलर की कीमत को 80 रुपए पे ले आऊंगा। अब क्या होगा? मैं रोजमर्रा शेयर की कीमतों में रेट कम। अब आपको लगता है 1.5 साल बता रहा हूं जी, अभी मैं आपको बता रहा हूं इमरान की मौजूदगी में ये इम्पॉसिबल है। ये इसी तरह एक दिन खड़े होकर कहेगा कि हम हुकूमत चलाने के काबिल नहीं है। जो पीटीआई की हुकूमत पिछले साल खैबर पख्तूनख्वा में थी तो इस इमरान ने ये एडमिट किया था कि अच्छा हुआ कि हमें मरकज में हुकूमत नहीं मिली, वरना हम आज भी केपी की तरह कुछ न करते। मैं आपको बता दूं कि हमने ये कहा था कि आने वाला बजट आईएमएफ की मर्जी से बनेगा। इसने कहा नहीं,